का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले देखिए आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो क्लास है अपन फर्स्ट वो कर चुके हैं, है कि नहीं। तो उसमें अपन ने जाना कि किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से विद्युत धारा बनाई जा सकती है। चैप्टर 4 में अपन ने ओरस्टेड के प्रयोग में पढ़ा था कि आप धारा की सहायता से क्या बना सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र। तो एक वैज्ञानिक है माइकल फेराडे, इन्होंने ये सोचा कि जिस प्रकार आप चैप्टर 4 में धारा से चुंबकीय क्षेत्र बना रहे थे, क्या हम इसका उल्टा यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से धारा बना सकते। तो इसी पे इन्होंने प्रयोग किया और अपनी जो फर्स्ट क्लास थी उसमें फेराडे और हेनरी के प्रयोग अपन ने करे थे। और उसमें पढ़ा था कि जब किसी क्षण चुंबक और धारावाही परिनालिका के मध्य सापेक्ष गति करवाई जाए तो परिनालिका से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में परिवर्तन आता है। और जब जब इन दोनों के मध्य सापेक्ष गति होगी और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो उस दौरान धारावाही परिनालिका या जो कुंडली है उसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो ये था चैप्टर का नाम, ये अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। दोनों नियम भी पढ़े फेराडे के, ठीक है, जिसमें पहला नियम हमें बताता है कि किस प्रकार से किसी धारावाही कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल और धारा उत्पन्न होती है। यानी पहला बताता है इसके उत्पन्न होने के कारण को, जबकि दूसरा बताता है इसके परिमाण को। यानी उसके फॉर्मूले को हम पढ़ते हैं फेराडे के द्वितीय नियम में लिखवाया था आपको, E बराबर माइनस d∅b अपॉन dt। अतः हम कहेंगे कि जो फ्लक्स में परिवर्तन की दर है वो किसके समानुपाती होती है, वो होती है उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान के बराबर। ठीक है, फिर बात आती है कि यहाँ माइनस चिन्ह क्यों आया, तो ये आता है लेंज के नियम के कारण। और लास्ट क्लास के अंदर लेंज का नियम भी आपको मैंने समझाया था। लेंज का नियम हमें क्या बताता है, दिशा के बारे में ज्ञान देता है कि भाई दिशा के बारे में किस प्रकार से जानकारी देगा। तो मान लीजिए ये एक धारावाही कुंडली है और इस धारावाही कुंडली में आप क्या करना चाह रहे हो, धारा प्रेरित करना चाहते हो। तो क्या करेंगे, हम इसके पास लेके आएंगे चुंबक को, यानी चुंबक और प्रेरित जो आपकी कुंडली है धारावाही, इनके मध्य सापेक्ष गति करवाओगी। तो गति करवाने पर इसमें किस प्रकार से धारा उत्पन्न होगी, दक्षिणावर्त होगी या वामावर्त होगी, तो इसकी दिशा का जो ज्ञान है या दिशा के बारे में जो जानकारी देता है नियम, वही नियम है आपका लेंज का नियम। क्या बोलो, लेंज का नियम। और इसी लेंज के नियम की सहायता से हम ये पता करते हैं कि किसी धारावाही कुंडली के अंदर धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी या प्रेरित होगी। ठीक है भाई, तो आगे बढ़े अपन, शुरू करते हैं अपने आज के पहले टॉपिक को। देखो, वैसे लेंज का नियम मैंने कंप्लीट कल बता दिया था आपको लास्ट क्लास में, लेकिन थोड़ा सा आपको और मैं बता देता हूं कि लेंज के नियम अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, लेंज का नियम पहली बात तो ये हमें जानकारी देता है कि कुंडली में प्रेरित धारा तथा विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा तथा विद्युत वाहक बल की दिशा के बारे में जो नॉलेज हमारे को मिलती है वो कहां से प्राप्त होती है, लेंज के नियम से। और कैसे बताया इन्होंने, तो सुनिए आप। जब किसी चुंबक को आप मान लो चुंबक का एन सिरा अपन किसी धारावाही कुंडली के पास ले जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना। अब बताओ पहले ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में आप बदल सकते हो। इसका मतलब आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि इस चुंबक को कुंडली के साथ सापेक्ष गति करवाने में जब आप जितना कार्य करोगे उतना ही यहाँ पर ऊर्जा में बदलेगा। ऐसे नहीं कि एक बार आपने कार्य किया फिर लगातार ऊर्जा बनती रहेगी, ऐसा तो मुमकिन है नहीं। तो ऊर्जा संरक्षण का पालन भी होना चाहिए। तो इसने क्या बताया कि ये जैसे धारावाही परिनालिका है या कुंडली है, जब आप एन सिरा इसके पास लेके आओगे तो ये हमेशा क्या करेगी, इस चुंबक के पास आने का विरोध करेगी। बोलो, पास आने का विरोध करेगी। तो विरोध करने के लिए बताइए, जब आप एन सिरा इसके पास लेके आ रहे हो तो इसका मतलब ये परिनालिका भी इस प्रकार से व्यवहार करेगी कि इधर वाला सिरा एन हो और इधर वाला एस हो।
अब बताओ, इधर n बनना चाहिए, इधर s बनना चाहिए, तो इस परिनालिका में धारा की डायरेक्शन कौन बताएगा हमें? लेंज का नियम। विरोध विरोध से क्या आता है? वो जो E बराबर अपन ने पढ़ा था ना, माइनस d/v/dt, तो ये माइनस किसकी वजह से आया था? ये इसी विरोध के कारण आया। अरे समझ में आया? ये माइनस चिन्ह है लेंज के नियम से क्यों आया, ये कारण आपको बता दिया। और ध्यान रखना, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना भी करता है। और लास्ट क्लास के अंदर मैंने ये बताया था कि n सिरा जब पास लेके जाओगे तो इस कुंडली के अंदर कौन सी डायरेक्शन में? वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होती है। मैंने आपको कंप्लीट बताया था। मान लो ये एक धारावाही परिनालिका है आपके सामने, इसके पास में लेके जा रहे हो आप क्या? n सिरा, तो इस प्रकार से इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी। इधर वाला सिरा n हो जाएगा और इधर वाला s हो जाएगा, यानी ये डायरेक्शन। और ये वाली कौन सी डायरेक्शन है? वामावर्त। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। अरे बोलो क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन आपको किस नियम की सहायता से मिली? वो लेंज के नियम की सहायता। ठीक है, तो यहां पर लेंज का नियम होता है कंप्लीट। और ये वाला फॉर्मूला है वो अपन पढ़े थे फैराडे के द्वितीय नियम में। चले, अब देखो आप सेकंड नंबर टॉपिक, वो है आपके फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। अपन चैप्टर 4 में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ के आए। बाएं हाथ का नियम आपको बताया था मैंने कि बाएं हाथ के नियम की सहायता से अपन क्या करते हैं? किसी चालक पर लगने वाले बल की दिशा के बारे में अपन पता लगा सकते हैं। कैसे? तो उसमें क्या करा था? एक तो अंगूठा काम में लिया, एक तर्जनी अंगुली और एक मध्यम अंगुली, फिर तीनों को क्या करा? परस्पर लंबवत इस प्रकार से फैलाया। फिर क्या देखा था कि ये तो आपके था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, और मध्यम अंगुली किधर थी? उसकी गति की दिशा में। तो अंगूठा क्या बताता है? उसके बल को। अब यहां पर है दाएं हाथ का नियम। ये जो बाएं हाथ का नियम था वो तो था वास्तविक धाराओं के लिए। किसके लिए? वास्तविक धाराओं के लिए। और यहां क्या याद रखना आपको कि ये जो दाएं हाथ का नियम है ना, ये प्रेरित धाराओं के लिए है। ये ध्यान रखना आप, वो था वास्तविक धारा के लिए और ये है प्रेरित धारा। तो इस चैप्टर में अपन विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में क्या कर रहे हैं? किसी कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न कर रहे हैं, है कि नहीं? तो वहां पर अपन वास्तविक धारा की बात कर रहे थे, यहाँ प्रेरित धारा की बात हो रही है। तो देखो किस प्रकार से प्रेरित धारा की दिशा हमारे को पता लगा सकते हैं अपन फ्लेमिंग के दाएं हाथ से। तो फिर से इसमें वही काम करना है। क्या करना बोलो? एक तो अंगूठा काम में लेना है, एक तर्जनी काम में लेनी है और एक मध्यमा। ये तीनों आपने काम में लिया। अब इनका यूज कैसे करना है? पहले तीनों को क्या करना है? तीनों को परस्पर लंबवत करना है, परस्पर लंबवत फैलाना है। जैसा आप उसमें किए थे वैसा ही इसमें करना है। यानी ये राइट हैंड लीजिए आप, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इन तीनों को इस प्रकार से फैलाना है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर तीनों एक दूसरे के लंबवत दिख रहे हैं आपको, ये इसके लंबवत है, इस प्रकार से। अब करना क्या है कि आपका जो अंगूठा है, पहली बात तो आप है ना तर्जनी के लिए लिख दो। उसमें भी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बता रही थी और यहाँ भी तर्जनी किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। पहला तो ये। दूसरा, यदि चालक की गति की दिशा में आप कर दो अंगूठा, तो उसके अंदर बहने वाली जो धारा है या जो प्रेरित धारा है उसको कौन बताएगी? मध्यमा अंगुली। बात समझ में आई? अंगूठे को किस में करना है? चालक की गति की दिशा में। तर्जनी को करना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो मध्यमा बताएगी आपके उस चालक के अंदर प्रेरित धारा की दिशा। यह है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। और चौथे पार्ट में अपन ने पढ़ा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। वो वास्तविक धाराओं के लिए होता है और ये प्रेरित धाराओं के लिए होता है। ठीक है भाई, समझ गए दोनों? चले आगे। अब देखिए अगली हेडिंग डालिए आप, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण उसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल। यानी पहली बात तो हमें क्या बनाना है? समरूप चुंबकीय क्षेत्र। उसके अंदर क्या रखनी है? चालक छड़ रखनी है। यानी वो गति कर रही है और उस गति के कारण उसके अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है? भाई जब भी कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करता है तो उसके अंदर हम कह रहे हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा उत्पन्न होती है। उसका कारण मैंने आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण में ही समझा दिया था। ठीक है, तो यहाँ अपन कोशिश करेंगे कि आपका जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र है इसके अंदर जब आप चालक छड़ की गति कराओ तो उसके अंदर प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है उसका मान क्या होगा वो यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? समरूप चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे। अब यहाँ मैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बना रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। चौथे पार्ट में भी मैंने ये ऐसे कैसे बनाया था। अभी आपसे पूछे कि ये जो क्रॉस यहाँ पे बनाया है इसका क्या मतलब है, तो हम ये कहेंगे इस क्रॉस का मतलब ये है
कि आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है। क्रॉस का मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबवत अंदर की ओर है। वही बात कि यदि डॉट के रूप में हो, डॉट का मतलब है आपकी तरफ, यानी इस तल के लंबवत बाहर की ओर, तब तो हम डॉट के रूप में, और क्रॉस के रूप में हो तो इस तल के लंबवत अंदर की ओर हम बताएंगे कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो आपने बता दी। इसके बाद आपको क्या बनाना है बोलो? इसके बाद हमें इसके अंदर रखना है क्या? एक चालक या एक चालक छड़ रखनी है। तो अपन ने इस प्रकार से इसके अंदर रख दी एक चालक छड़। ठीक है, अब सुनिए, ये क्या कर रहा है? इसके अंदर गति कर रहा है, तो गति को भी आप दर्शा दीजिए। अपन मान लेते हैं ये इस साइड में v वेग से गति कर रहा है, ये चालक है वो v वेग से इधर गति कर रहा है। अब इस पर प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है। तो उसके लिए समझो आप, जब भी किसी चालक की बात होती है तो हम कहते हैं चालक के अंदर होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो कौन होते हैं भाई? चालक क्या करता है? चालक धारा का प्रवाह आसानी से करवाता है। कारण क्या है? उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है कि नहीं? तो मैं जो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से दर्शा रहा हूं। ये मान लेते हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, यहाँ कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ मैंने दर्शा दिया। अब आपको जो चौथे पार्ट में पढ़ा वो आपको याद होना चाहिए, यानी चौथे पार्ट की सारी डेरिवेशंस कंप्लीट है तो ये वाली डेरिवेशन आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगी। कैसे? तो समझो, आपने समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेश की गति पढ़ी थी। अरे पढ़ी थी क्या कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेश उसके लंबवत गति करता है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो लगने वाला बल है वो होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। याद है आपको ये वाली डेरिवेशन? अरे करी थी। फिर इसका सदिश रूप लिखा था F वेक्टर बराबर क्यू ब्रैकेट में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसी से तो निकाला था कि वो गोल गोल घूमता है वर्ताकार पथ। याद आ गया होगा आपको? अब सुनो, तो ये बात होती है कि किसी आवेश पर लगने वाले बल की, कब? जब वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति कर रहा है। तो यहाँ पर आपका जो ये आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, ये भी तो देखो चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर है और गति कर रहा है इधर। इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉनों पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बल लगाएगा। अब किस साइड में लगाया बल वो आपको बताना है। तो यहाँ वापस से मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखिए, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला चुंबकीय बल। अब बताइए आप, वो होता है एफ बी बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा। अब देखो, जब हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर, या क्यू क्या है? आवेश, और आवेश कौन सा ले रहे हैं हम? क्यू, सॉरी ई, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आवेश बल अपन निकालना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल के बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो किस प्रकार से निकालेंगे? अब पहले तो आप बताओ थीटा कितना होगा। तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन जब इधर गति कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र अंदर है तो इन दोनों के बीच तो कितना कोण बन रहा है? देखो V इधर, अंदर कौन है? B, तो दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो थीटा यहाँ पर कितना होगा बोलो? थीटा यहाँ पर है 90 डिग्री। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? इसी समीकरण को देखो कैसे लिखूंगा मैं, एफ बी बराबर, इसकी जगह लिखेंगे E, V का V और B का B, और साइन 90 कितना होता है? साइन 90 हो जाएगा 1। तो एक को लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। तो हम समीकरण 1 अपन ने इस प्रकार से बनाया। ठीक है, अब एफ बी बराबर ई वी बी तो आ गया। आपसे पूछे कि बताओ इन इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लग रहा है वो लग किधर रहा है, उसकी डायरेक्शन हमें बतानी है। तो यहाँ पर फिर से देख लो डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी। तो एफ बी का जो सदिश रूप अपन ने पढ़ा था क्यू ब्रैकेट में वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अतः हम कहते हैं राइट हैंड को काम में लेना है और किस प्रकार से यूज करना है। तो सुनो, पहले आप क्या करो, अपने जो अंगुलियां हैं राइट हैंड की उसको करो वी की दिशा में, वी की दिशा में करना है, और फिर किधर मोड़ना है? बी की दिशा में। यानी वी की दिशा में अंगुलियां करते हुए फिर बी की दिशा में मोड़ना है। अंगूठा ऑटोमेटिक क्या बता देगा? चालक पर लगने वाले बल की दिशा। अब यहां बताओ मेरे को, स्पीड मतलब वेग किधर है? गति कर रहा है इधर, चालक गति कर रहा है, उसी साइड में आपका आवेश गति करेगा। ठीक है, तो आवेश या चालक गति कर रहा है इस साइड में, तो अपन ने इस साइड में क्या कर दी? अंगुलियां कर दी। अब घुमाना किधर है?
अब घुमाना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर है, मतलब सतह के लंबवत अंदर की ओर है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, अंदर घुमाएंगे, अंगूठा बताएगा ऊपर की ओर, इस पर लगने वाले बल की दिशा। अब यहां बात होती है कि जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन लिया है या धनावेश लिया, यानी ऋणावेश आवेश लिया है या धनावेश। तो अभी जब अपन ने चौथे पार्ट के अंदर करा था ना, तब तो अपन ने धनावेश के लिए करा, चौथे पार्ट में तो किसके लिए करा, धनावेश के लिए, लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन पर धनावेश के विपरीत लग जाएगा बल, है कि नहीं। तो यहाँ अपन बात करेंगे तो बात होगी किसकी, इस इन इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है ना, वो किस साइड में लगेगा, देखो आप, वो लगेगा यहाँ पर नीचे की ओर, इस साइड। यहाँ पर जो लगने वाला बल है वो ऐसे नीचे लगेगा। जब नीचे की ओर ये चुंबकीय बल लगेगा तो इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, सही है भाई, यानी सारा माइनस आ जाएगा इस चालक के निचले भाग में, और सारे के सारा प्लस कहाँ चला जाएगा, ऊपरी भाग, इस भाग, सही है। अरे समझ में आ गया होगा, धनावेश पे तो ऊपर लग रहा है और ऋणावेश पे नीचे लग रहा है। अब आप देखोगे कि जब ये कंडीशन बनी, इस पे लग रहा है नीचे की ओर बल, तो अपन ने EVB मान निकाल दिया, समीकरण 1 लिख दिया। अब आप कह रहे हो सर ऊपर तो है प्लस, नीचे है माइनस, तो प्लस से माइनस की ओर क्या बन जाएगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी बन जाएगा। और उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, और ये एक किसकी बात व्यवहार करने लग जाएगा, जैसे अपन एक सेल बनाते हैं, सेल में कैसे बनाते हो आप, प्लस और माइनस, तो यानी ये जो आपका छड़ है वो एज ए एक सेल की बात व्यवहार करने लग जाएगा। दो टर्मिनल बन गए इसमें, प्लस और माइनस, और प्लस से माइनस की ओर क्या हो गया, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी बन जाएगा। तो जो बल इस पे लग रहा था आपके आवेशों पे, किसकी वजह से, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, अब वो विद्युत क्षेत्र के कारण भी तो लगेगा बल, और विद्युत क्षेत्र के कारण कितना लगेगा, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, E बराबर F/Q। फर्स्ट चैप्टर याद करो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर F/Q। तो यहां से F निकालना चाहे तो क्या आएगा, बोलो Q इंटू E। अब मेरे को इतना बता दीजिए आप कि जो आपका बल है ये किसकी वजह से लग रहा है, विद्युत क्षेत्र के कारण। तो लिखेंगे क्या इसको, बोलो क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल। पहले अपन ने किसकी वजह से निकाला, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, अब लिखेंगे विद्युत क्षेत्र के कारण, तो वो FE लिख देते हैं, उसको किससे लिख देते हैं, FE से। फॉर्मूला क्या रहेगा, Q इंटू ई। अरे भाई फॉर्मूला है Q इंटू ई, अब Q की जगह क्या काम आ रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो हम लिखेंगे E और कैपिटल। एक और विशेष बात का ध्यान रखना, यहां माइनस का चिन्ह आएगा। अब कहोगे आप सर माइनस का चिन्ह क्यों लगा रहे हो, अरे सुनो आप, इस माइनस पर मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर किस डायरेक्शन में बल लगा रहा है विद्युत क्षेत्र, आप बताइए। विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर से नीचे की ओर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर से नीचे की ओर है, और आप इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया जो बल है वो आप देखोगे कि ऊपर प्लस है, इधर माइनस है, तो प्लस माइनस को अपनी ओर खींचेगा, यानी कि ऊपर की ओर यहाँ पर बल लगेगा। विद्युत क्षेत्र इधर है, मान लो नीचे की तरफ है, और इलेक्ट्रॉन में बल लग रहा है ऊपर की ओर, तो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण हम क्या कहेंगे, यहाँ पर यहाँ कहेंगे कि ये जो माइनस आया है विपरीत दिशा के कारण आया। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये क्या बन जाएगी भाई, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, एक लगा रहा है नीचे बल, कौन, चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र लगा रहा है ऊपर। तो जब किसी वस्तु पर एक नीचे बल लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है, और मैं कह दूं एक ऐसी स्थिति जब दोनों बल बराबर हो जाए, दोनों बल बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे ये साम्य की स्थिति आ गई। अरे साम्य अवस्था पढ़ी होगी ना आपने, साम्य अवस्था का मतलब है कि दोनों साइड में लगने वाले बल क्या हो जाए, बराबर हो जाएंगे। सॉरी। तो साम्य अवस्था की स्थिति में क्या होगा वो यहां पर समझने की कोशिश कीजिए आप। देखिए साम्य अवस्था में हम कहेंगे, साम्य अवस्था में क्या होगा, जो FB है ना वो बराबर हो जाएगा FE, मतलब चुंबकीय बल और विद्युत बल दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू रखिए, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वैल्यू पुट कर दीजिए। तो FB की वैल्यू कितनी है, EVB बराबर, यहाँ पर FE की वैल्यू है -E कैपिटल E, E से E कट जाएगा, तो यहाँ से देखिए E की वैल्यू क्या आ रही है वो यहाँ पर लिख दीजिए आप। इधर तो E बचा ना, E बराबर, ये माइनस इधर भेज दो, तो माइनस का क्या आ गया, V इंटू बी। अरे बोलो यहां तक समझ में आया, ये क्लियर हुआ बात, कैसे निकाला।
इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल इतना लगा रहा है और विद्युत बल इतना लग रहा है, दोनों को बराबर किया साम्यावस्था में, हमारे पास ई की वैल्यू ये आ गई। यहां तक क्लियर है? आगे सुनो। अब हम चाहते तो हम विद्युत वाहक बल है तो वो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक कंसेप्ट याद करो आप, मानो एक चालक है, इस चालक की लंबाई कितनी है, एल है, और इसके सिरों पर जो विभवांतर है वो मान लो कितना है, वी है, और आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर -v/L होगा। बताया था आपको मैंने, जब विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में रिलेशन करा था तब आई थी ये डेरिवेशन। फिर अपन ने समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जो धारिता निकाली थी वहां पर भी आया था, है कि नहीं? तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या चाह रहा हूं, यहां से आपको पूछे कि v का मान क्या आएगा, तो v आप लिखोगे E इंटू एल, है कि नहीं? ये तो लिखोगे E इंटू एल। और ध्यान रखें, जब v बराबर लिखते हैं अपन तब अपन प्लस लगाते हैं, क्योंकि विभव तो है अदिश, और विद्युत क्षेत्र का मान निकालते हैं तब क्या होता है, तब लगाते हैं माइनस, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है सदिश राशि। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा मैं, चूंकि v बराबर होता है E इंटू एल। समीकरण 3 से यह मान रख दीजिए, समीकरण 3 से वैल्यू रखोगे तो v बराबर क्या बनेगा, माइनस इसकी जगह हो जाएगा v/bl या bl/v, कुछ भी लिख दो आप, लास्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन। v को आप क्या लिख सकते हो, v का मतलब है विभवांतर, विभवांतर का मतलब है प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यही आपका विद्युत वाहक बल बनेगा -bl/v। अरे समझ में आई बात? ये है आपका फाइनल फॉर्मूला विद्युत वाहक बल का। कब? जब आपका कोई चालक छड़ है वो क्या कर रहा हो, किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति कर रहा हो, जब गति करेगा, लंबवत गति करेगा, तब ये बनेगा। लंबवत गति नहीं कर रहा, मान लो ये थीटा कोण पे ऐसे तिरछा गति कर रहा हूं, ऐसे थीटा कोण बना रहा हूं, तब क्या होगा, इसके पीछे साइन थीटा लग जाएगा, और उस टाइम फॉर्मूला आएगा, मैं बीच में लिख देता हूं, इधर यहां लिख रहा हूं, E बराबर BLV साइन थीटा। कब आएगा ये आएगा थीटा कोण पर जब ये गति करे, और जब लंबवत गति करे तो ये फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। अरे याद रह जाएगा क्या? ठीक है, इस डेरिवेशन को कंप्लीट उतारिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, उतार लिया, चले आगे चलते हैं। अगली हेडिंग पढ़िए, लगभग सिमिलर हेडिंग है, देखो आप पढ़ोगे यहाँ, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती धातु की छड़ पर प्रेरित विद्युत वाहक। और पिछले में क्या था, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण, यहाँ तो सीधा सीधा गति कर रही थी, और यहाँ है केवल फर्क क्या है, घूर्णन गति का। तो कोई बात नहीं, इस बार अपन घूर्णन गति करवा देंगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले वापिस क्या बनाएंगे, बोलो, समरूप चुंबकीय क्षेत्र। ये अपन ने बना दिया समरूप चुंबकीय क्षेत्र, और इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, एक घूर्णन करती धातु की छड़, ठीक है। तो एक धातु की छड़ रख दीजिए इसके अंदर, इस प्रकार से अपन ने एक धातु की छड़ रख दी। यह है धातु की छड़, ठीक है। और ये क्या कर रही है, इसके अंदर घूर्णन कर रही है भाई, ये मान लो इसका सेंटर है, और ये इस प्रकार से घूर्णन कर रही है, ऐसे मान के चलो आप। अब हम चाहते हैं कि जब घूर्णन करेगी तो इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना आएगा, ठीक है। तो निकालते हैं, देखो यहां थोड़ी सी चीजें चेंज होगी, बाकी सब सेम है। हम क्या मान लेते हैं, इस छड़ की टोटल लंबाई तो मान लेते हैं L, क्या मान लेते हैं भाई, इस छड़ की कुल जो लेंथ है वो अपन मान के चल रहे हैं L। कितनी मान के चल रहे हैं बोलो, कैपिटल L, ये है। और ये इस वाले वर्ताकार पथ पे ऐसे घूमेगी, ठीक है, कंप्लीट की बात कर रहा हूं। तो इस जिस एरिया में ये घूमेगी वर्ताकार पथ में, उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, है ना भाई। ये इसका सेंटर है, L लंबाई की जो चालक मतलब छड़ है धातु की, वही तो घूम रही है, इतना एरिया कवर करेगी। इस एरिया को जो हम कहेंगे कि वर्ताकार एरिया है, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल है। अब सुनो, ये इस प्रकार से जब एरिया कवर करेगी, हमें निकालना प्रेरित विद्युत वाहक बल। पिछली बार अपन ने क्या करा, एक छड़ ली और उसको सीधा गति करवाई, और फॉर्मूला लिया अपन ने काम में, जो आया लास्ट में वो आया E बराबर -BLV, है कि नहीं, ये आया भाई।
लंबवत के लिए। अब मैं कह रहा हूं बी तो चुंबकीय क्षेत्र आपको बना ही दिया वापिस, वेग इसकी जो है वो v नहीं है। देखो पिछली बार जो आपका चालक था वो ऐसे था लंबा और वो गति कर रहा था v वेग से, क्या इस बार ये सीधे रेखा में गति कर रहा है क्या? नहीं, ये घूम रहा है। और घूमते टाइम कौन काम में आता है बताओ? कोणीय वेग। एक तो होता है कोणीय वेग और एक होता है रेखीय वेग। ये भी आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में। दोनों चीजें, कोणीय वेग को अपन ओमेगा से लिखते हैं, रेखीय वेग को अपन v से लिखते हैं। तो जब सीधी रेखा में गति कर रहा हो तब तो काम में आता है रेखीय वेग, और जब ये घूर्णन गति करे तब काम में आता है कोणीय वेग। तो यहां पर बात आएगी, तो दोनों के अंदर रिलेशन की बात आएगी कि v और ओमेगा में क्या रिलेशन है। तो ध्यान रखना v बराबर होता है ओमेगा इंटू आर। ये यहाँ पे साइड में लिख देता हूं कि v बराबर हम क्या यूज करेंगे, ओमेगा इंटू आर। ओमेगा कोणीय वेग हो जाएगा और आर त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अब ये सारी चीजें पहले से आपको आनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, बाकी चीज को आप समझ पाओगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा भाई, क्या है बताओ, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। ठीक, अभी डेरिवेशन से पहले आप ये सोचो, हम यहाँ चाह रहे हैं कि जो ये छड़ है हमारे पास, ये कब है बताओ? ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब आपका चालक इस प्रकार से गति कर रहा हो सीधी रेखा में। घूर्णन गति के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, यहाँ पे काम क्या करना है ध्यान से समझना आप। इस चालक जो ये ना धातु की छड़, इसका एक यहाँ छोटा सा अल्पांश ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? इस चालक छड़ पे एक छोटा सा अल्पांश, ये इसका एक छोटा सा अपन ने अल्पांश ले लिया। ये अल्पांश मान लेते हैं कितना है, dx है। अरे कितना है बोलो, dx। कितना मानूंगा इसको मैं कि ये dx है, ये मैंने लिख दिया यहां पर dx। और इसकी जो सेंटर से दूरी है ना वो अपन ने x मान ली। बोलो कितनी मान ली, x। अब एक मिनट के लिए आप सोचो, जैसे आपके पास ये मान लो क्या है, चालक छड़ है या धातु की छड़ है, और इसके ऊपर यहां आपने अल्पांश लिया, ले लिया अल्पांश। अब ये घूम के मान लो यहां पर आएगा, तब इसकी जो सिचुएशन बनेगी वो ये बनेगी, ऐसा ही तो होगा। अरे घूम के यहां आ गया, मान लो ऐसे आ गया, तो बताओ ये जो अल्पांश लिया आपने ये कैसे गति करी? इसने अल्पांश आ गए यहाँ पर ऐसे। तो आप कहोगे सर अल्पांश तो ऐसे बिल्कुल सीधा है यार, इसने तो करा कौन सी गति करी इसने? तो जब अल्पांश की बात करेंगे तो इसने तो करा रेखीय वेग, मतलब रेखीय गति करी। जबकि आपकी छड़ कैसे कर रही है, छड़ ने कोणीय वेग, या मान लो ये तो कर रही है घूर्णन गति और ये कर रहा है आपका रेखीय गति। अरे बात समझ भाई, मैं कुल मिला के यहाँ इस अल्पांश की सहायता से क्या करूंगा, ये फॉर्मूला यूज करूंगा, फिर पूरी छड़ की वजह से निकालूंगा। तो आपको देखते जाना किस प्रकार से होगा। ये चीज आपको मैंने समझा दी यहाँ। अब मैं डायरेक्ट करूंगा भाई, समझ गए होंगे आप कि क्या करने वाले अपन। तो देखिए जो अल्पांश dx है, अल्पांश dx, इस अल्पांश dx के लिए इस फॉर्मूले को आप कैसे लगाओगे? अल्पांश dx के लिए जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो आएगा अल्प, बिल्कुल अल्प आएगा, सही है ना? वो आएगा माइनस b, और जो आपका l है वो तो रहेगा, देखो b का तो b रहेगा, l की जगह क्या आएगा? आप कहोगे सर l की जगह आएगा dx, अल्पांश ले रहे हो, और v की जगह क्या आएगा? v की जगह एक बार आप मान लो v लिखते हो, एक मिनट के लिए v लिख दो आप। अब आपको ये पता है कि v बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू आर, यानी कि त्रिज्या, कोणीय वेग गुणा त्रिज्या। तो मैं इस v की जगह क्या लिखूंगा बताओ? हम लिखेंगे, इसको आप समीकरण भी लिख दो, इसको समीकरण 1 लिख दो, इसको समीकरण 2 लिख दो। तो ये तो समीकरण 1 से लिखा मैंने, ठीक है, dx के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाला मैंने, और अब मैं लिखूंगा समीकरण 2 से। और जैसे ही समीकरण 2 से आप लिखोगे तो बताओ क्या बनेगा, जो डी ई है ना वो कितना बनेगा, माइनस बी तो जैसे रहेगा, v की जगह क्या लिखूंगा, ओमेगा इंटू, अब r क्या होता है, r त्रिज्या है भाई, ये सेंटर है, इससे हमारे को अभी किसकी चाहिए, अल्पांश तक की दूरी, वो कितनी मानी अपन, x, तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू एक्स। देखो वैसे r है, मैं फिर से बता रहा हूं r का मतलब है त्रिज्या,
आपका अल्पांश केंद्र से कितना दूर है, x, तो अपन ने x दूरी ली है, और साथ में क्या है, देखो ओमेगा इंटू एक्स हो गया, फिर क्या है dx। यहां तक क्लियर हुआ? अब आ जाओ आप, ये तो है आपका क्या, अल्पांश के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। जब मुझे चाहिए पूरी कुंडली के कारण, क्या चाहिए, संपूर्ण संपूर्ण धातु की छड़, या सीधा ही लिख दो बोले आप, संपूर्ण छड़ के कारण प्रेरित विद्युत वाहक, कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इसका समाकलन करना पड़ेगा, हर बार यही करते पर डी का समाकलन करेंगे, इधर भी समाकलन हो जाएगा किसका, बी ओमेगा एक्स डॉट डी एक्स। तो आप कहोगे सर जब भी समाकलन करते हैं तो हम लिमिट लगाते हैं। अब बताओ लिमिट कहां से कहां लगी, लिमिट लगती है जो डी के साथ होता है, और उसी का क्या होता है समाकलन। तो डी के साथ कौन है, एक्स, एक्स क्या है बताओ, एक्स है इस सेंटर पॉइंट से अल्पांश के बीच की दूरी। अभी यहां पर कितनी है, एक्स, बताओ ये कहां से कहां तक ले सकते हो, तो हम ये कहेंगे अल्पांश जब यहां पर होगा तो एक्स की वैल्यू 0 रहेगी, यहां तो देखो सेंटर पे तो 0 रहेगी, और यहां से यहां तक की बात करें तो टोटल होगी एल। तो हमारी जो लिमिट लगेगी ना, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखना, ये लगेगी 0 से कैपिटल एल। कितनी लगेगी बोलो, 0 से कैपिटल एल, ये मैंने यहाँ पे लिमिट लगाई। अब इसको केवल सोल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, ये तो हो जाएगा डी, डी ई का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा टोटल, ये हो गया आई, इसमें से जो बाहर आ रहा बाहर ले लो, माइनस बी ओमेगा, ये बाहर आया, क्या बचा अंदर, 0 से एल लिमिट है, और x डॉट डी एक्स आपके बच गया। अब याद करो समाकलन का सूत्र बता रखा है आपको, x डॉट डी एक्स की पावर हो n, तो हम कहते हैं x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, यानी घात बढ़ा दीजिए और वही घात बढ़ी हुई बटे हुए में लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, तो यहाँ घात 1 है, बढ़ा देंगे, वही घात नीचे लिखेंगे, तो क्या बनेगा बोलो, e बराबर माइनस बी ओमेगा, और यहाँ समाकलन के बाद बनेगी स्थिति 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, और की अब यहाँ पे जो लिमिट है वो 0 से l, सोल्व कीजिए, और माइनस का बी ओमेगा, ठीक है। अब सरल करो इसको, x की पावर कितनी हो जाएगी 2, फिर अपॉन में 2, आगे चलो, 0 से l है, ये लिख दिया मैंने 0 से l। अब लिमिट अप्लाई करनी है, केवल यहीं पे अप्लाई कर रहा हूँ, माइनस बी और ओमेगा, ये तो बाहर है, आ जाओ नीचे, इस 2 को बाहर ले लो, ले लिया 2 को बाहर। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर एक बार x की जगह अपर लिमिट रखेंगे मतलब l होगा, l का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 0 का स्क्वायर। अब सोल्व करके लास्ट में फॉर्मूला क्या आएगा वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, e बराबर माइनस बी ओमेगा, और यहाँ बच गया एल स्क्वायर, और बटे हुए में कितना है 2, तो माइनस हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आसान है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से मैं लिख सकता हूँ, वो भी बता देता हूँ कैसे। आपने एक चीज पढ़ रखी है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, पढ़ रखा है क्या आपने, ये कोणीय आवर्ती पढ़ रखी होगी आपने, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इस ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई एफ लिख सकता हूँ, तो क्या बनेगा बोलो, ई बराबर माइनस हाफ, फिर है बी, ठीक है, ओमेगा की जगह लिखेंगे 2 पाई एफ, और साथ में है एल स्क्वायर। अब देखो 2 से 2 कट रहा है, क्या कट गया, जो बचा है उसको एक बार ऐसे लिखिए, माइनस का चिन्ह, बी को बी लिख दीजिए, फिर एफ को एफ रहने दीजिए, और जो पाई है ना इसको एल स्क्वायर के साथ रखिए, पाई एल स्क्वायर। इस पाई एल स्क्वायर के बारे में थोड़ा विचार करो कि ये है क्या। देखो पाई एल स्क्वायर क्या है, यदि मैं कहूं इस चकती द्वारा, ये जो आपकी छड़ है, इस ये जब गोल गोल घूमेगी तो ये जो पूरा एरिया कवर किया इसने, इस एरिया का क्षेत्रफल आपसे पूछे तो कितना बताओगे, कि वर्ताकार एरिया है, तो हम कहते हैं पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कितना है यहाँ पर, अरे जितनी छड़ की लंबाई है इसका मतलब एल स्क्वायर, अतः हम कहेंगे ये हो गया क्षेत्रफल, छड़ द्वारा जब घूर्णन गति हो रही है उस दौरान ये हो जाएगा उसका एरिया। तो एक और फॉर्मूला हमारे पास जो बना वो लास्ट में अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, एक फॉर्मूला और बन गया कि जो E है वो आया माइनस बी ए एफ, ये है चुंबकीय क्षेत्र, ए क्या है, ये है क्षेत्रफल जितना इसने कवर किया, और ये है उसकी आवृत्ति, ठीक है भाई, कि 1 सेकंड वो कितने चक्कर लगा रही।
ठीक है, इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से इस डेरिवेशन को कंप्लीट समझ सकते हैं। ये हो गई आपकी कंप्लीट डेरिवेशन। दोनों फॉर्मूले भी आपको मैंने बता दिए, ये आप उतार लीजिए एक साथ, डायग्राम वगैरह कंप्लीट। एक तो ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, दोनों आपको आगे बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। ठीक है, उतार लिया भाई, आगे चले। अगले टॉपिक की बात करते हैं अपन। आज का अगला टॉपिक रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिए, टॉपिक है प्रेरकत्व। क्या है भाई? प्रेरकत्व। अब प्रेरकत्व क्या है? तो जब अपन ने चैप्टर की शुरू के अंदर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ा था कि जब आप किसी धारावाही जो कुंडली है इसकी ओर चुंबक की सापेक्ष गति करवाते हो, तो होता क्या है कि इस कुंडली के अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आता है। जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आएगा तो हम कहेंगे फ्लक्स में परिवर्तन आ रहा है, और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और एक प्रेरित धारा। अब यदि यही काम आप एक ही परिपथ के अंदर कर दो, तब हम कहेंगे ये स्वयं के कारण यहां पर क्या हो रहा है, प्रेरकत्व की घटना घटित हो रही है। तो एक बार तो हम क्या करेंगे, एक ही परिपथ के अंदर सारा काम होगा, तब स्वयं प्रेरकत्व हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं एक परिपथ की वजह से किसी दूसरे के अंदर हो काम, तो वो अन्योन्य प्रेरकत्व होगा। ठीक है, तो दोनों को अभी समझेंगे अपन। आप हेडिंग डालिए। हाँ, तो देखिए किस प्रकार से इसको समझना है आपको। सबसे पहले आप स्व प्रेरकत्व हेडिंग डालिए, और स्व प्रेरकत्व में इस प्रकार आपको दो डायग्राम बनाने हैं। ठीक है भाई, अब समझना। तो फर्स्ट डायग्राम से अपन क्या समझेंगे, तो सुनो, देखो सॉरी। अब जब ये जो परिपथ तैयार किया आपने, इसके अंदर एक तो आपने कुंडली जोड़ी, एक आपने बैटरी जोड़ दी, और एक कुंजी। ठीक है भाई, स्विच, अभी स्विच ऑफ है। ठीक है, अब जैसे ही यहां पर स्विच को ऑन करेंगे, बताओ ऑन करते ही क्या होगा? आप कहोगे सर जैसे स्विच को ऑन करोगे आप, तो इस परिपथ के अंदर एक धारा प्रवाहित होने लगेगी। सही है क्या? अरे बात समझ में आई? धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी? होगी भाई। ठीक है, तो जब स्विच को ऑन किया जाएगा तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। अब धारा प्रवाह के कारण इस कुंडली के अंदर भी, या परिनाली का मान लो इसको, कुंडली नहीं मानो तो क्या मान लो, एक परिनाली का मान लो। ये क्या है? परिनाली का है। अब समझते जाना, स्विच ऑन करने से परिपथ के अंदर धारा प्रवाह होने लगा, और इस परिनालिका में से भी धारा प्रवाहित होने लगी। ये अपन यहाँ पे पहले से जानते हैं। और एक टॉपिक अपन ने फोर्थ चैप्टर में करा था कि किसी धारावाही परिनालिका में से जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। याद है आपको? और उसका जो फॉर्मूला था B बराबर म्यू नॉट एन आई, ये भी पढ़ रखा। तो यहाँ पर भी वही बात है, धारा प्रवाह कराओगे तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो परिनालिका है, जब चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर उत्पन्न हो रहा है, तो आपने जब कुंजी को ऑन किया, तो मैं मान लेता हूं जो आपकी बैटरी है वो यहां पर 10 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित करवा सकती है। कितने एम्पियर की? 10 एम्पियर। तो क्या आपने स्विच ऑन करते ही आपके परिपथ के अंदर 10 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी क्या? ये बताइए पहले तो, इसको समझना बहुत अच्छी बात है। आप इसका एक दूसरा एग्जांपल समझो। जैसे आप देखे होंगे अपने घर में फैन को, जो छत पंखा होता है या जो भी फैन है, आप देखते हैं कि मान लो उसकी स्पीड है 5 की स्पीड। ठीक है, उसमें 5 की स्पीड है।
और अपन जब 5 की स्पीड करके उसका स्विच ऑन करते हैं, तो क्या वो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया उसकी स्पीड जितनी 5 की स्पीड पे चलता है उतनी स्पीड से चलेगा, या फिर वो स्टार्ट में स्लो चलेगा और फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती है? आप कहोगे सर स्टार्ट में धीरे चलेगा और थोड़ी देर बाद में ये 5 की स्पीड में जितना चलता है उतनी गति ये पकड़ लेगा। ऐसा क्यों? भाई आपने धारा तो प्रवाह करवा दिया ना उसके अंदर, और स्पीड भी 5 की रखी हुई है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने 1 से ऐसे 5 तक गए, आपने तो पहले से 5 पे कर रखा उसको, और स्विच ऑन करते ही वो उतनी स्पीड में चलना चाहिए, लेकिन नहीं चलता। और सेम टू सेम ऐसा ही होता है जब इसको अपन ऑफ करते हैं या लाइट चली जाती। भाई जब 5 की स्पीड में पंखा चल रहा है और आपने स्विच ऑफ कर दिया, तो क्या उसके अंदर धारा प्रवाह हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा है तब भी वो थोड़ी देर के लिए चलता रहता है, फिर जाके रुकता है। तो स्टार्ट में वो धारा प्रवाह पूरा करवाने के बाद भी स्लो चल के फिर स्पीड पकड़ता है, और बंद करने के दौरान धारा प्रवाह नहीं हो रहा है उसके बावजूद भी थोड़ी देर के लिए चलता है। यही हमारे को यहाँ पर समझना है, ऐसा क्यों होता है, वो रीजन यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो देखिए इसी चीज को आप समझो कि जब आपने स्विच को ऑन किया तो पहले परिपथ के अंदर धारा थी 0। कितनी थी बोलो? 0। अब हम कह रहे हैं स्विच ऑन करते इसके अंदर 10 एम्पियर की धारा प्रवाह होने लग जाता है। गलत, ऐसा नहीं होता है। आप स्लो मोशन में देखोगे तो ये स्पीड जो 0 थी अब ये 1 होगी, 2, 3, इस प्रकार से ये बढ़ती बढ़ती कहां तक जाएगी? 10 तक जाएगी। हमें लगता है कि एकदम जो 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और एकदम लगने का रीजन क्या है कि स्पीड बहुत ज्यादा है, विद्युत की स्पीड बहुत ही ज्यादा है, इसलिए हमारे को ये ऐसा नहीं लगता है कि 0 से 10 तक गया है, हमें लगता है 0 से सीधा ये 10 एम्पियर तक गया। बाकी आप देखोगे जब इसको रियल में तो ये इस प्रकार से ही बढ़ता है। अब देखना आप यहां से आपको समझ में आएगा कि ये घटना जो स्वयं प्रेरकत्व है वो क्या है। हमने क्या करा, एक परिपथ लिया, इस परिपथ के अंदर बैटरी, कुंजी और एक परिनालिका ली। जब कुंजी को ऑन करेंगे तो धारा 0 से धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो हम ये कहेंगे कि इस कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस कुंडली का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। या मान लो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। अब चुंबकीय बल रेखाओं की जब संख्या बढ़ेगी तो हमें संख्या से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? चुंबकीय फ्लक्स में। अरे चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा बताओ आप? जब इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो आपका जो चुंबकीय फ्लक्स है वो भी परिवर्तित होगा। इसमें क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। यहाँ आप धारा बढ़ा रहे हो, धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। स्टार्ट में ही बता दिया था आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में कि जब क्या करते हो आप किसी परिनालिका या कुंडली के साथ चुंबक की सापेक्ष गति करवाते हो तो कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घटती है या बढ़ती है, तो उससे क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा तो उसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यहाँ पर भी एक धारा उत्पन्न होगी जिसे हम कहेंगे प्रेरित धारा। कौन सी कहेंगे बोलो? प्रेरित धारा। अब बात आती है कि वो किस तरफ, उसकी जो दिशा है वो किधर रहेगी। यानी आप एक तो कह रहे हो कि ये परिपथ के अंदर धारा बह रही, ये भी तो है, ये तो है मुख्य धारा, ये परिपथ की मुख्य धारा है। एक इस परिनालिका के अंदर जो धारा उत्पन्न होगी उसे हम कहेंगे प्रेरित धारा, उसे हम क्या कहेंगे बोलो? प्रेरित धारा। और ये जो प्रेरित धारा है ये इस मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या रहेगी? मुख्य धारा के विपरीत। अब आप समझो कि जब आपने फैन ऑन किया तो वो स्पीड में चलना चाहिए 5 की में, लेकिन वो एकदम से नहीं चल पाता। कारण क्या है? जब धारा 0 से बढ़ती बढ़ती मान लो 10 एम्पियर तक जाएगी तो धारा बढ़ने के साथ साथ उसकी जो कुंडली है, आपका जो पंखा है, पंखे की जो कुंडली है उसके अंदर एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, वो मुख्य धारा का विरोध करेगी। अरे बोलो क्या करेगी? मुख्य धारा का विरोध। इस विरोध के कारण ही आपका पंखा एकदम से 5 की स्पीड में नहीं चल पाता है कि नहीं? नहीं, ये मुख्य मतलब प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होती ना तो सीधा आप जितना 5 की स्पीड में चलता उतनी स्पीड में चल जाता, लेकिन नहीं चल पाता। ये कंडीशन होती है। तो आपने क्या करा, एक ही परिपथ के अंदर मुख्य धारा भी हो रही है आपके और दूसरी प्रेरित धारा, तो स्वयं इस परिपथ के अंदर की घटना है, इस पूरी घटना को हम कहते हैं स्वयं प्रेरक। यानी किसी परिपथ में जब मुख्य धारा के कारण इसमें जुड़ी हुई परिनालिका
के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है तो इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होने की जो घटना है वो स्व प्रेरकत्व कहलाती है। ठीक है, ये तो था जब आपने स्विच ऑन किया उस दौरान की पूरी घटना। अब यहां पर थोड़ा अपन समझते हैं कि जब आप स्विच ऑफ करोगे तब क्या होगा। मान लेते हैं अपन ये आपका पहले से ऑन है स्विच। जब स्विच ऑन है तो इसके अंदर ऑलरेडी क्या बह रही है, मान लेते हैं 10 एम्पियर की धारा पहले से प्रवाहित हो रही है परिपथ के अंदर, और ये है मुख्य धारा। परिपथ की क्या है बोलो, ये मुख्य धारा है। ठीक, अब हम इसको करेंगे बंद। क्या करेंगे बोलो, अभी इसके अंदर धारा बह रही है भाई आई। ठीक, 10 एम्पियर की धारा चल रही है, आप इसको कर दीजिए बंद। जैसे ही बंद करेंगे ये कर दिया अपन ने ऑफ। ऑन था, आपने क्या कर दिया इसको ऑफ कर दिया। ऑफ करने पे क्या होगा, क्या जब पंखे को अपन ऑफ करते हैं तो 5 की स्पीड से बिल्कुल बंद हो जाता है क्या, रुक जाता है क्या? नहीं, आप कहते हो वो धीरे धीरे रुकता है। धीरे धीरे रुकने का कारण मैं बताता हूं आपको क्या होगा। देखो, जब स्विच ऑफ करोगे जो एम्पियर पहले जो धारा 10 एम्पियर थी वो कितनी होगी, 9, 8, 7, 6 ऐसे जाती जाती वो जीरो हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि 10 से सीधे जीरो होगी, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। स्लो में देखोगे तो रियल में 10 से 9 आएगी, 9 से 8 आएगी, 8 से 7, ऐसे घटते क्रम में ये जाएगी। अब सुनो, पहले इसके अंदर 10 की स्पीड से धारा चल रही थी, 10 की स्पीड से लगातार चल रही थी, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे इसमें देखो, आप थोड़ा सा इसमें देख लो, आप पहले वापिस भाई अपन ने क्या कहा, 0 से बढ़ के कितनी हुई 10 एम्पियर। जब तक 0 से 10 तक गई है तब तक तो इसके अंदर क्या हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, और उसके कारण क्या हो रहा था, प्रेरित धारा और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था, और वो इसको क्या कर रहा था, मुख्य धारा का विरोध कर रहा था। लेकिन जब कंप्लीट 10 एम्पियर तक चले गए अपन, इस परिपथ में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने लगी, क्या अब इससे ज्यादा बैटरी उत्पन्न कर सकती है? नहीं, इसकी हिम्मत ही कितनी है कि ये 10 एम्पियर दे सकती है आपको। अब लगातार 10 ही एम्पियर चलेगी धारा। अब देखो, क्या धारा में परिवर्तन हो रहा है? नहीं। जब धारा में परिवर्तन नहीं होगा तो क्या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा? इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा भी उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए एक बार उसने 5 की स्पीड पकड़ ली, फिर उसके बाद में वो धीरे नहीं चलता है, फिर वो 5 की स्पीड से ही कंटिन्यू चलेगा, है कि नहीं? वो स्टार्ट में ही ऐसा होता है, एकदम से स्पीड नहीं पकड़ पाता है, कारण मैंने बता दिया। अब जब स्विच ऑफ की बात आती है तब क्या होगा, तो वो सुन लीजिए। देखिए, आपने कर दिया ऑफ, अब धारा घट रही है, धारा घटेगी तो मान लेते हैं जब धारा 10 एम्पियर चल रही थी ना, तो इसके अंदर से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही थी वो मान लेते हैं जितनी भी थी। लेकिन जब धारा घटाओगे तो क्या इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा? हम कहेंगे बिल्कुल। इस परिनालिका में से जो चुंबकीय क्षेत्र पहले उत्पन्न हो रहा था अब उतना नहीं होगा, कम होगा। फ्लक्स में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने का मतलब है चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होना या कम ज्यादा होना। और चुंबकीय फ्लक्स में जब भी परिवर्तन होगा तो हम कहेंगे इस परिनालिका के अंदर एक तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अब देखना, पिछली बार तो इसके विपरीत थी, अब की बार इसके भी विपरीत रहेगी। तो देखो, यहां तो था कि धारा पहले वाली डायरेक्शन इधर थी, किसकी, मुख्य धारा की, तो प्रेरित धारा की डायरेक्शन ये थी। ठीक है, यहां पर क्या होगा, अब आप धारा को तो घटा रहे हो इसको, तो ये इसी की दिशा में धारा प्रेरित होगी, है कि नहीं? इसमें तो क्या था, धारा बढ़ा रहे थे तो ये इसका विरोध करेगी, घटाने की कोशिश करेगी। घटाने की कोशिश करेगी तो आपका पंखा ऑन होते ही वो एकदम से स्पीड नहीं पकड़ेगा क्योंकि ये विरोध कर रहा है। यहाँ आपने बंद कर दिया, मान लो धारा पहुंच गई कितनी, 0 पहुंच गई, या 10 से आपने जैसे स्विच ऑफ किया तो 10 से यहाँ तक आने में कुछ समय लगा, तो उस दौरान क्या होगा, लगातार धारा में परिवर्तन हो रहा है, और धारा में परिवर्तन के कारण फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा। ये जो प्रेरित धारा है ये इस मुख्य धारा की दिशा में ही प्रेरित होगी, इसलिए ये चाहेगी इसके मान को बढ़ाना। बढ़ाने का मतलब है ये चाहेगी कि वो पंखा एकदम से नहीं रुके, थोड़ी देर के लिए वो चलता रहेगा। कौन चलाता है उसको, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा चलाती है उसको। और जब 10 से 0 तक पहुंच जाओगे आप, अब कंटिन्यू आपकी जो धारा है वो 0 हो जाएगी, तब कोई भी फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो धारा भी उत्पन्न नहीं होगी, फिर वो रुक जाएगा। ये जो घटना है ये एक ही परिपथ के अंदर हुई है। आपने क्या करा, आप धारा प्रवाह का काम भी आप इसी परिपथ के अंदर कर रहे हो और प्रेरित धारा भी इसी परिपथ के अंदर उत्पन्न हो रही है। एक ही परिपथ में जब ये पूरी घटना हो तो हम कहते हैं यह है स्व प्रेरकत्व की घटना।
ठीक है क्या? ये तो हो गई आपके स्व प्रेरक। अब पढ़ते हैं अपन अन्योन्य प्रेरक। क्या पढ़ेंगे बोलो? अन्योन्य प्रेरक। और एक यहाँ पर छोटा सा फॉर्मूला है, वो भी देख लो। फॉर्मूला क्या बनेगा? इससे अपन फॉर्मूला भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो चुंबकीय फ्लक्स है, वो चुंबकीय फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? ये समानुपाती होगा प्रेरित धारा के। यानी जितना आप के फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो हम यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हैं थोड़ा और। तो समानुपाती का चिन्ह हटा दीजिए, तो एक नियतांक आएगा L और I, ठीक है। और यह माइनस का चिन्ह भी रखना, क्योंकि यहाँ हमेशा क्या होता है? विरोध होता है। यदि आप धारा घटाना चाह रहे हो तो ये जो प्रेरित धारा है ये चाहेगी कि मुख्य धारा बढ़े, और यदि बढ़ाना चाहते हो तो ये प्रेरित धारा चाहेगी कि मुख्य धारा घटे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके बन जाएगा किसके माध्यम से? स्व प्रेरकत्व की घटना में। इसको आप समीकरण 1 मान लो। फैराडे के द्वितीय नियम से याद करो। फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे के द्वितीय नियम से क्या पढ़ा था बोलो? E बराबर अपन ने पढ़ा था माइनस डी फाइव बी बटे डी टी। यदि यहाँ पर फाइव बी का मान यहाँ से समीकरण 1 से यहाँ लिखते हो, देखो क्या क्या बन जाएगा यहाँ पर? E बराबर माइनस डी बाई डी टी, और फाइव बी की जगह लिखेंगे माइनस का एल आई, ठीक है। ये जो है माइनस का एल बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एल हो जाएगा बाहर और अंदर बच जाएगा डी आई बट्टे डी टी। ये भी फॉर्मूला याद रखना आप, ठीक है। और ये तो बात है कब की? जब परिनालिका के अंदर इकाई फेरे हो, और जब एन फेरे हो तो इसको एन से गुणा कर देना भाई। ये आगे न्यूमेरिकल में काम में आएंगे फॉर्मूले, तो आप पहले से करके रखो। ये इसका छोटे से मतलब फॉर्मूला है किसके लिए? स्व प्रेरकत्व की घटना के लिए, स्व प्रेरकत्व की घटना। और आपसे पूछे कि एल क्या है? यहाँ पर एल के बारे में भी बता सकते हो आप। एल है स्व प्रेरण गुणांक। बोलो क्या है? स्व प्रेरण गुणांक है एल, ठीक। ये कंप्लीट होता है आपका स्व प्रेरकत्व की घटना। अब हम पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरण। क्या पढ़ेंगे बोलो? अन्योन्य प्रेरकत्व। ये भी बिल्कुल इजी है, सेम वैसी ही घटना है। कैसे? तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले एक परिपथ तैयार करना है, जिसके अंदर क्या क्या जुड़ा रहना चाहिए बोलो? एक तो रहनी चाहिए बैटरी, एक कुंजी और एक परिनालिका, ठीक है। इस प्रकार से ये तो बोला जाएगा प्राथमिक परिपथ। ये तो क्या बना रहे अपन? प्राथमिक परिपथ। दो परिपथ बनाने होते हैं इसमें, एक तो बना दिया अपन ने प्राथमिक परिपथ, और दूसरा यहाँ पर बनाएंगे जिसके अंदर आपको क्या जोड़ना है? एक धारावाही परिनालिका, और इस धारावाही परिनालिका से जोड़ देना आपको गैल्वेनोमीटर। बोलो क्या जोड़ना है? गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब सुनिए, हम क्या करेंगे इस घटना को समझना है आपको। तो देखिए, आप अभी ये ऑफ है, जब इस प्राथमिक परिपथ की कुंजी को जब ऑन करेंगे तो बताओ क्या होगा? मैं मान लेता हूं इस बैटरी की हिम्मत है कि ये 20 एम्पियर की धारा यहां पर इस परिपथ में प्रवाहित करवा सकती है। तो स्टार्ट में इस परिपथ के अंदर धारा कितनी थी? 0 थी, ठीक है। और अब कितनी जाएगी अधिकतम? 20 एम्पियर तक। तो क्या 0 से 20 एम्पियर सीधी 0 से डायरेक्ट 20 चली जाएगी क्या? नहीं। आप कहोगे सर 0 से 1 2 3 ऐसे करते करते ये जाएगी 20 तक, यानी धीरे धीरे इसमें धारा का मान बढ़ेगा। एक्चुअल में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन एक होता यही है। ऐसा नहीं कि 0 से सीधा 20 एम्पियर, नहीं। जब 0 से 20 एम्पियर धीरे धीरे मान बढ़ेगा तो हम कह रहे हैं परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान भी धीरे धीरे बढ़ेगा, है कि नहीं भाई? अरे परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मान अपन पढ़ रहे हैं म्यू नॉट एन आई, चौथे पार्ट में पढ़ा। अब आप धारा को बढ़ा रहे हो, जब धारा बढ़ेगी तो इसके अंदर से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो भी बढ़ेगा। वो बढ़ेगा तो क्या होगा कि जब इसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो इधर वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो इस सामने पड़ी द्वितीयक परिपथ की, ये कौन सा परिपथ है? सेकेंडरी सर्किट, द्वितीयक परिपथ, इसकी धारावाही कुंडली में से या परिनालिका में से गुजरेगी। जब इधर आप हम कह रहे हैं, मान लेते हैं जो प्राथमिक परिपथ है इसके अंदर धारा आप प्रवाहित करा रहे हो I1 के कारण द्वितीयक परिपथ की जो परिनालिका है इसके
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? धारा बढ़ा रहे हो तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। चुंबकीय बल रेखाएं संख्या बढ़ने का मतलब है फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। अरे फ्लक्स में परिवर्तन किसकी वजह से हो रहा है? I1 की वजह से। I1 बढ़ रही है तो आपके द्वितीय कुंडली का फ्लक्स यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है। जब द्वितीय कुंडली का जो आपका फ्लक्स है वो परिवर्तित होगा तो हम कहेंगे इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो मान लेते हैं इसके अंदर इस प्रकार से हो रही है ना, तो यहाँ पर इसकी उल्टी दिशा में इस डायरेक्शन के अंदर क्या होगी? अरे बोलो क्या होगा? यहाँ पर प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। और इस गैल्वेनोमीटर किसमें? गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेप देखने को मिलता है। तो हुआ क्या? हम क्या कर रहे हैं? प्राथमिक परिपथ में जब स्विच ऑन किया जा रहा है तो प्राथमिक कुंडली के अंदर जब आप क्या कर रहे हो, धारा का प्रवाह बढ़ा रहे हो या धारा के मान में परिवर्तन आ रहा है, तो द्वितीय परिपथ में जुड़ी परिनालिका से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, जिससे इसका फ्लक्स बदल रहा है। फ्लक्स बदलने से इसके अंदर दो चीजें उत्पन्न हो रही है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा। इस प्रेरित धारा की दिशा किधर से किधर होगी? जो यहाँ पर दिशा है ना, इसके विपरीत यहाँ पर, क्योंकि इसका विरोध करेगी, है कि नहीं? तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एक परिपथ से दूसरे परिपथ, देखो एक परिपथ के कारण दूसरे के अंदर जो विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होना है ना, ये कहलाएगा अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य का मतलब अन्य के कारण, अन्य के अंदर मतलब एक के कारण दूसरे में। आई बात समझ में? और यहाँ पर फॉर्मूला कैसे बनेगा तो वो भी समझ लो। आप ये बताओ, जो φ2 है, φ2 वो किस पे डिपेंड है? φb2 का वैल्यू है समानुपाती I1, यानी जितना I1 में चेंज आएगा उतना ही किस में परिवर्तन आएगा? φb2 में। जब यहाँ अपन क्या करेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा M21 और साथ में I1। बोलो ये क्या बना? अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए φb का फॉर्मूला। आप कहोगे सर यहाँ पर M क्या है? तो भाई M को ध्यान रखना, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अरे बोलो क्या है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ये तो बात समझ में आ गई, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। और इस घटना को क्या कहते हैं? एक आपने क्या करा, एक कुंडली में धारा का मान परिवर्तित करने से उसके पास रखी किसी द्वितीय कुंडली में जो है प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना, वो ये जो पूरी घटना है ये कहलाती है आपके अन्योन्य प्रेरकत्व। और इसके दौरान जो जो यहाँ पे गुणांक काम में आ रहा है, नियतांक काम में आ रहा है, वो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। अब फिर से अपन क्या करेंगे, वो जो फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, E बराबर -d∅b बटे dt, इससे क्या लिख सकते हो? बोलो ये वाला φb2 यहाँ φb2 मान लो, ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर भी माइनस आता है, ध्यान रखना। तो E बराबर, ये माइनस हमेशा लेंस के नियम की वजह से आता है, -d/dt φb2 क्या मान रखने पर देखिए M21 I1 हो जाएगा, और ये माइनस ये बार आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा M21 और साथ में di1 क्या लिखोगे? बोलो di1 बटे dt। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके अन्योन्य प्रेरण की घटना के लिए। यहाँ तक क्लियर है? और आसान है कि नहीं? तो आज अपन ने 4 से 5 टॉपिक पढ़े। अब क्या करेंगे, हम इन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल अपन करते हैं। ठीक है भाई, तो आ जाइए अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आंसर में आ जाइए आप। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसको आप भाई चालक कर लो। ये क्या है? चालक है भाई, ये बालक नहीं है, क्या है? चालक। एक चालक छड़ नियत वेग से चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में गतिशील है। मतलब ऐसे मान लो, आज जो टॉपिक पढ़े ना अपन, ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र है, और इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है? एक चालक छड़ है, एक चालक छड़ जो कि गति कर रही है। ये तो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर है, मान लो ये बी वेग से गति कर रही है। इसके दोनों सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, मान लो इस यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इनके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। कब होगा? अपन पहले तो इसका फॉर्मूला याद करो, क्या पढ़ा था? BLV sin थीटा। अब बताइए थीटा की वैल्यू कितनी हो? थीटा 0 होगा तो E 0 होगा, सही है।
और थीटा यदि 90 डिग्री होगा तब ई का वैल्यू कितना आएगा, BLV आएगा। और यदि थीटा 180 डिग्री है तो भी फिर से कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब यहाँ पर वैल्यू 0, यहाँ पर वैल्यू 0, तो हम कहेंगे दोनों क्या हो, कौन कौन, V और B क्या होने चाहिए, लंबवत। V और B के बीच में कोण कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री। तभी क्या उत्पन्न होगा बोलो, इसके मध्य मतलब दोनों सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, अन्यथा नहीं होगा। समांतर होने पर नहीं होगा, विपरीत में नहीं होगा, सभी नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा कि V और B क्या होने चाहिए परस्पर लंबवत। ये तीनों कंडीशन आपको समझाई थी मैंने। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। चुंबकीय फ्लक्स, एक तो चुंबकीय फ्लक्स मतलब φB, एक तो बोला है चुंबकीय फ्लक्स φB, और प्रतिरोध, और क्या है, प्रतिरोध का अनुपात मतलब R। इन दोनों का अनुपात निम्न में से किस राशि के मात्रक के समान है। अच्छा, इसको सोल्व करना आपको, इनमें से किसका आएगा ये बताओ भाई, ये किसका होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है हमारे। ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट वाले 5th चैप्टर के अंदर भी करवाया था, जिसमें अपन ने सारे जो फॉर्मूले थे इसको ओपन करके लिखा और फिर अपना लास्ट में अपना जो आंसर आया था वो आया था, जैसे एक न्यूटन आया था उसके अंदर। यहाँ पर कैसे करेंगे, तो आपको चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र याद है, चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल, है कि नहीं। अब आर का तो कोई दिक्कत नहीं, आर का अपन को आता है, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए आप एक बार। चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बराबर अपन ने देखो F बराबर QVB, इसी से लिखा था ना अपन, तो यहाँ हो जाएगा न्यूटन बट्टे ये क्या है बोलो, चुंबकीय क्षेत्र। ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, आवेश का हो जाएगा कूलाम, आवेश का क्या हो जाएगा कूलाम। और ये क्या, वेग, वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, वो चला जाएगा ऊपर, यानी इसका लिख देंगे अपन न्यूटन सेकंड बट्टे कूलाम इंटू मीटर, ठीक। और फिर है आपका क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये तो लिखेंगे φB की जगह। तो एक बार लिख दीजिए इसको आप, न्यूटन इंटू सेकेंड बट्टे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, फिर आ जाओ बटे। प्रतिरोध R बराबर क्या होता है बोलो, R बराबर होता है V बटे I, ठीक है। इसका होगा वोल्ट, इसका होगा एम्पियर। अब वोल्ट को भी ओपन करके लिखना पड़ेगा, वोल्ट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा बताओ, इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा W/Q, और नीचे कौन है I, ठीक है। तो इसका होता है आपके, फिर से इसका ओपन करेंगे तो क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर, किसके लिए, कार्य बराबर क्या होता है बल गुणा विस्थापन, इसका होगा कूलाम और इसका होगा एम्पियर। ये सारी चीजें अपन ने ओपन करके लिख दी, तो यहाँ लिख दीजिए न्यूटन इंटू मीटर और बटे में आ जाएगा कूलाम इंटू एम्पियर, ठीक। अब जो सोल्व हो रहा है पहले सोल्व करिए आप। 1 मीटर से ये 1 मीटर कट जाएगा, ठीक है। इस कूलाम से ये कूलाम कट जाएगा, और इस मीटर से ये मीटर और कट जाएगा, इस न्यूटन से ये न्यूटन और कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा सेकंड, और ये एम्पियर कहाँ जाएगा ऊपर, तो एम्पियर इंटू सेकेंड, मतलब I इंटू टी, ये किसका होता है बोलो, Q का फॉर्मूला, और किसका होता है Q का। क्या आवेश है क्या यहाँ पर, बिल्कुल, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। अरे सोल्व करना आगे क्या आपको, बिल्कुल आसान सी बात है, देखो है आसान बात। आगे चलो आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। 3 नंबर क्वेश्चन में है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान केवल निर्भर करता है, यानी कि जो विद्युत वाहक बल E है वो किस पर निर्भर करता है, क्या चालक के प्रतिरोध पर करता है, क्या चुंबकीय क्षेत्र के मान पर करता है, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के सापेक्ष चालक के झुकाव पर करता है, या संबंध फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर। अब आप ये बताइए विद्युत वाहक बल उत्पन्न कब होता है। हमने कहा विद्युत वाहक बल तभी उत्पन्न होगा जब फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। क्या इसके अलावा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो सकता है, हाँ, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको आंसर मिल गया होगा भाई। अरे ऑप्शन कौन सा राइट हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है ना। इन तीन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हमने यही चीज पढ़ी है कि जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। आगे पढ़िए, बताओ लेंथ का नियम क्या करता है। ये तो बिल्कुल आसान है, प्रेरित धारा का परिमाण नहीं बताता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण नहीं, परिमाण तो बताता ही नहीं, परिमाण बताता है फैराडे का प्रथम नियम, द्वितीय नियम बताए, द्वितीय नियम, और पहला बताता है कारण,
ये प्रेरित धारा की दिशा बता सकता है बिल्कुल, और प्रेरित धारा का परिमाण नहीं बताएगा, केवल दिशा बताएगा। ठीक है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप। जो जो चीजें दे रखी है पहले वो लिख लो आप। यदि 2 गुणा 10 की घात, ये -3 है, ठीक है ना, घात कितनी -3। हेनरी स्व प्रेरण गुणांक, स्व प्रेरण गुणांक को एल से लिखते ना, है ना। एल बराबर कितना दिया, 2 गुणा 10 की घात -3। ध्यान रखना इसका मात्रक हेनरी है, ठीक है, वहां पे मात्रक नहीं बताया मैंने, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। कुंडली में धारा 0.1 सेकंड में, मतलब समय दे रखा आपको 0.1 सेकंड, ठीक है। और आगे पढ़ो, में एक समान रूप से 1 एम्पियर तक बढ़ती है। यानी कि जो धारा है वो 0 से कितनी बढ़ जाती है, 1 एम्पियर। समय 0 से 1 एम्पियर बढ़ने में समय कितना लगता है, 0.1 सेकंड। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण होगा, यानी ई आपको निकालना है। अभी अभी लास्ट जब स्व प्रेरकत्व की घटना अपन ने पढ़ी, याद करो, स्व प्रेरकत्व की घटना के अंदर ई का फॉर्मूला क्या आया था, एल डी आई बट्टे डी टी। अरे आया था ना, आया था। तो बस सारी चीजें दे रखी, एल का मान 2 इंटू 10⁻³ दे रखा है, इंटू क्या डी आई और डी टी का मान दे रखा है, डी आई। बताओ धारा कहां से कहां हो गई, बदल गई, 0 से 1 एम्पियर। तो हम कहेंगे भाई अंतर कितना आया, 1 का। डी टी कितना दे रखा है, 0.1 सेकेंड। ठीक है, सोल्व कीजिए इसको, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 1 0 लग जाएगा, तो बनेगा क्या, 2 गुणा 10 की घात -2। सही है क्या, 2 गुणा 10 की घात -2। इसको देखो यहाँ पॉइंटों में है, तो यहाँ इसको भी पॉइंटों में चेंज कर दीजिए। तो क्या करेंगे बोलो, 2 इसको ले जाएंगे नीचे बटे में, तो जो घात माइनस की वो हो जाएगी प्लस की, 10 की घात 2 प्लस की, यानी 2/100। और 2/100 को क्या लिखेंगे, 0.02। और यदि विद्युत वाहक बल की बात है तो आपका जो मात्रक है वो पीछे लग जाएगा वोल्ट, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, 0.02 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि एक वर्ताकार कुंडली 5 गुणा, या थोड़ा क्वेश्चन मिस हो रहा है, 10 की घात -3 कर लेना, कितना है, 10 की पावर -3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र, यानी एक तो चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 5 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री कोण पर रखी हुई, यानी थीटा भी दे रखा है, ठीक है, 60 डिग्री। इस कुंडली का क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल दे दिया आपको 4 मीटर स्क्वायर। तो आपको कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, मतलब फाई बी आपको ज्ञात करना है। अब बताइए फाई बी क्या होता है। फाई बी का फॉर्मूला अपन पढ़ रखे हैं, बी ए कोस थीटा होता है। बोलो क्या होता है, बी ए कोस थीटा। ठीक है, तो 5b बराबर रखिए, यहाँ पर वैल्यू रखो, b की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू क्षेत्रफल कितना है 4 इंटू कॉस 60 डिग्री। अब देखिए आप 5 2 जा हो जाएगा 20, 5 4 जा 20 हो जाएगा, और 10 की पावर -3 है। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से ये कट जाएगा 10 टाइम, ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -2। चुंबकीय फ्लक्स है तो इसका मात्रक लगा देना वेबर, यानी 10 की घात 2 -2 वेबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की पूछे ना आपको, ये निकल गया, सीधा सीधा दे रखा है तीनों वैल्यू। 7वां क्वेश्चन देखिए, पढ़िए कि एक 40 सेंटीमीटर लंबी चालक छड़ है, लंबाई दे रखी है एल की वैल्यू कितनी, 40 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर में दे रखी है तो पहले से आप इसको बदल दीजिए, इससे 100 में, मतलब इसका डिवाइड कर देंगे तो ये बदल जाएगा मीटर। ठीक है, लंबाई ऐसा यूनिट में रखने सारी वैल्यू। लंबी चालक छड़ 0.5 टेस्ला, यानी चुंबकीय क्षेत्र दे दिया, कितना दिया, 0.5 टेस्ला। फिर बढ़िए के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, मतलब थीटा भी दे दिया, कितना 90 डिग्री लंबवत रखा है, तथा ये चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए। अब देखो ये तो लंबवत रखा हुआ है, जबकि कोण कितना दिया आपको कि 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 15 मीटर पर सेकंड के वेग से, मतलब v दिया आपको 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है, तो छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक। ये जो डेरिवेशन अपन ने करी थी कि मान लो एक चालक छड़ है और वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर v वेग से गति कर रही हो, तो उसके सिरों पर जो विद्युत वाहक बल का मान आता है वो आता है BLV sin थीटा। यही पढ़ा था।
अब आप देखो E बराबर, ये तो लंबवत गति कर रही है, तो जब लंबवत गति करती है तो वैसे थीटा का मान कितना आता है 90 डिग्री, तो यहाँ तो 90 डिग्री हो जाएगा। और ये चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, यानी कि पहली बात तो ये समझो एक चालक छड़ है 0.5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, वो रखा हुआ है लंबवत, गति कैसे कर रहा है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पे गति कर रहा है। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला आता है, ये आता है कहाँ से, जब स्टार्टिंग में अपन ने देखा तो एफ बी से अपन ने निकाला था, वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा से। बताओ किस किस के बीच का कोण, वी और बी के बीच का कोण होता है यहाँ पे। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र तो बी हो गया और गति हो रही है उसके साथ, कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री, तो थीटा अपन को 30 डिग्री दिया, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। बोलो बी की वैल्यू 0.5, फिर इंटू एल लंबाई कितनी दे रखी है 40/100, ठीक है, फिर गुणा साइन थीटा साइन 30 डिग्री, यही है, सोल्व कर दीजिए। एक वी का वैल्यू भी रखना है साथ में, देखो ये वी है ना, तो ये रख देना 50। अब सोल्व करना, ई बराबर पॉइंट हटाइए तो नीचे लग जाएगा 10, 5/10, 40/100 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू 15। अब जो सोल्व हो रहा कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट रहा है यहाँ पे, ठीक, 2 से ये 2 टाइम कट रहा है, फिर और काट दीजिए, देखो ये मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, ये 5 दूने कितने हो जाएंगे 10 से ये एक जीरो कट जाएगा। अब 10 का डिवाइड करेंगे इसको 15 को तो हो जाएगा 1.5 और पीछे लग जाएगा वो। बात समझ में आई। इसी को आप किसके लिए कर सकते हो, साइन 90 के लिए कर सकते हो, तो ये इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी, ये 1/2 नहीं आएगा और ये कितना हो जाएगा 3 वोल्ट आ जाएगा। इस प्रकार से अपन जो जो वैल्यू दे रखी है पहले रखेंगे, फिर फॉर्मूला अपने को याद है तो वो कहाँ से रहेगा, तो थ्योरी और डेरिवेशन आपकी कंप्लीट है ना, तो आसानी से आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन 8वां आप पढ़िए। एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में इस प्रकार रखी है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, मतलब थीटा लगभग आपको 90 डिग्री दे रखा है, जरूरत पड़े तो देख लेना। यदि कुंडली से संबद्ध फ्लक्स, ये इसको 5b करना भाई, ठीक है ना, 5b की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 2t² - 6t + 9, ठीक है, और ये दे रखी है आपके मीटर इंटू वेबर, ठीक है, या मिली वेबर में दे रखा, किस में दे रखा मिली वेबर में, थोड़ा ये ध्यान रखना, एम पर यहाँ पर मिली है, तो फ्लक्स का तो केवल वेबर ही होता है ना। तो t बराबर 5 सेकेंड, कितना दिया t बराबर 5 सेकेंड पर कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना, मतलब निकालना आपको E है। अब बताओ कैसे निकालो, तो यहाँ पर दिया क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको केवल और केवल 5b दे रखा है और t दे रखा है, तो एक सूत्र अपन ने डायरेक्ट पढ़ाना, क्या पढ़ा था बोलो, d5b/dt, याद है आपको, और वो भी माइनस में, ये माइनस चिन्ह चिन्ह किसकी वजह से आता है, डायरेक्शन की वजह से, परिमाण में आप नहीं भी रखो तो भी चल जाएगा। इसका मतलब d/dt, अब अवकलन किसका हो रहा है 5b, 5b की वैल्यू तो आपको दे रखी है कितनी 2t - 6t + 9। अब अवकलन करो आप, तो आता है आपको अवकलन, अरे अवकलन आता है ना, कैसे करोगे बताओ, E बराबर जो घात है, जो पावर है वो आ जाती है मल्टीप्लाई में, और जो पावर है वो एक कम हो जाती है। भाई समाकलन में अपन एक घात बढ़ा देते हैं और वही घात नीचे लिखते हैं ना, यहाँ पर गुणा में लेके आ जाओ और घात को घटा दो, तो इसकी क्या होगी बोलो, ये 2 आएगा सामने तो 2 दूने क्या हो जाएगा 4, और t की पावर एक कम हो जाएगी तो t बच जाएगी, है कि नहीं, t की पावर 2 था अब t बचेगा, फिर -6t, 6t का क्या होगा बोलो, एक है पावर, एक आएगी सामने तो 6 × 1 6 रह जाएगा और t की पावर 0 हो जाएगा, और किसी भी शुद्ध संख्या का अवकलन 0 होता है, ठीक है, ये आया वैल्यू। अब बताइए इस फॉर्मूले के अंदर आपको अभी विद्युत वाहक बल पूरा आ गया क्या, नहीं आया, t बचा हुआ है, और आपको ये बोला t बराबर 5 सेकंड पे निकालो, तो हम t की जगह कितना रख देंगे 5, तो हो जाएगा 4 × 5 - 6, यानी 20 - 6 = 14 वोल्ट इज आंसर, है कि नहीं आसान, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल। और भी बहुत सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। तो जो 6 चैप्टर अपना है लगभग 70%
70-80% अपन ने कवर कर लिया। 2 से 3 टॉपिक और बचे हैं, वो अगली क्लास में हो जाएंगे, और अगली क्लास में अपन 2-3 टॉपिक करने के बाद फिर से अपन उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे एग्जाम में आने लायक। तो आप जब तक अगली क्लास होए उससे पहले आप ये जो 3 क्लासें हुई है 6 चैप्टर की, उनको कंप्लीट आप तैयार करके रखें, तभी आपको अगली क्लासें समझ में आएगी। ठीक है भाई, और इन क्वेश्चंस को आपको अलग से कॉपी के अंदर लिखना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपने आज तक पढ़े हैं वो सारे आपके पास लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो और कोई इनमें यदि डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और जल्दी आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है भाई, धन्यवाद।